हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। आज है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है पीएम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 165, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, कि हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होना चाहिए, जो कि वहाँ की सरकार का मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री उनका लीगल एडवाइजर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 148, सीएजी। अब ये क्या होता है, जैसे ऑडिटर होते हैं, ये इंडिया का फर्स्ट ऑडिटर होता है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी ऑडिटर की जॉब कर रहे हैं और हम ऑडिट करने के लिए बैंक्स में जाते हैं, अलग अलग ऑफिसेज में जाते हैं। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट जो पैसों का लेन देन कर रही है उसमें किसी तरह की गड़बड़ ना हो, किसी तरह का घोटाला ना हो, इन चीज़ों को देखने के लिए सैग होता है, वो होता है वहाँ का ऑडिटर। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 279A, जो बताता है हमारे को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम्स हुए हैं उनमें से इससे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन, और 315 यूपीएससी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 324, जो बताता है हमारे को इलेक्शन कमीशन के बारे में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया है। इसी में ऐड हो जाता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 338A, जो बताता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, और तभी ऐड होता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 338B, जो बताता है हमारे को बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रैंडम आर्टिकल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका कभी एक साथ काम नहीं कर सकती, ये दोनों अलग अलग काम करेंगी, ऐसा हमारा दिया गया है आर्टिकल नंबर 50 में। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 108, जो बताता है हमारे को ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या है, कि जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इस मीटिंग में बुलाया जाता है, दोनों को ही पार्लियामेंट में बुलाया जाता है। ये मीटिंग किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये मीटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको लीड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 110, जो बताता है हमें मनी बिल के बारे में। एंड नेक्स्ट 112 बजट, और उससे नेक्स्ट है हमारा 117 फाइनेंस बिल। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 222, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि हमारे को बताता है आर्टिकल नंबर 222। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल मोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल नंबर 55 बताता है हमारे को अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट 214, आर्टिकल नंबर 214 बताता है हमारे को हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स, कि स्टेट में हाई कोर्ट कहाँ होगा और कितने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी के बारे में। हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंस। नेशनल इमरजेंसी है आती है आर्टिकल 352 के अंडर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जो लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा इन 1975 में। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 356 के अंडर। अब स्टेट इमरजेंसी में अगर स्टेट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज को लेकर,
या स्टेट के जो मिनिस्टर हैं वो लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रेसिडेंट वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। और इस कंडीशन जब ये कंडीशन होती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो उस समय सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंस इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 360 के अंडर। फाइनेंस इमरजेंसी में क्या होता है, जब हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने एम्प्लॉयज को दे सके, या फिर डेली यूज के लिए जो भी चीजें हैं उनका खर्च निकाल सके, उस समय लगती है फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी कैसे भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है और नेशनल भी हो सकती है। इन तीनों इमरजेंसी में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह मूवीज में देखा होगा कि कोर्ट में जो भी विटनेस बॉक्स में आता है उससे कसम खिलवाई जाती है किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे हाथ रख के। अब ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था मुगल्स के टाइम। उस समय व्यक्ति के धर्म के अनुसार धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती थी कि यह चीज उसने की है या नहीं है। उस समय धर्म को बहुत माना जाता था और कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, इस तरह से न्याय दिया जाता था उस टाइम। इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 1950s 60s में इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से कस्में खिलवाई जाती थी धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखवा के। लेकिन इन 1969 में 28th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई। इसमें जो हमारा सिस्टम था वो सेक्युलर एंड यूनिफॉर्म हो गया और चीजें बदलने लगी। सेक्युलर एंड रिफॉर्म, सेक्युलर एंड यूनिफॉर्म सिस्टम। अब हमारा सिस्टम चेंज हुआ और चीजें बदली। अब के टाइम पर क्या होता है कि धार्मिक पुस्तकों पर हाथ नहीं रखवाया जाता, इसकी जगह लोग ये बोलते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये कसम खाता या खाती हूँ, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। अगर विटनेस में कोई बच्चा हो जिसकी उम्र 12 साल या उससे कम की हो, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में किसी भी तरह की कोई कसम नहीं खिलवाई जाती। नेक्स्ट है इज लाइंग अ क्राइम, क्या झूठ बोलना सजा है? तो हाँ, झूठ बोलना सजा है। अगर आप कोर्ट में किसी भी तरह के झूठ बोलते हो या कोई झूठे एविडेंस दिखाते हो तो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के तहत 7 साल की जेल और फाइन भरना पड़ता है। तो किसी तरह का कोई भी झूठा एविडेंस या झूठ नहीं चलता, उसके लिए एक सजा है जो कि है 7 साल की, और इसके साथ साथ आपको एक फाइन भी पे करना होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।